गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लेकर आए हैं डे 2 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो कल वाली क्लास में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से हम लोग वापस रीस्टार्ट करने वाले हैं। और जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का रहेगा आइसोलेटेड कंडक्टर। कि अब पहला सवाल ये है कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर है इसका मीनिंग क्या होता है। सो बेसिकली जब बात आती है आइसोलेटेड कंडक्टर की तो इसका मीनिंग है ऐसा कंडक्टर जो बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो, या फिर आप बोल सकते हो एकदम अकेला सिंगल तनहा कंडक्टर। ठीक है, जो कि शांति से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है। सो आइसोलेटेड मतलब जो आपका बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आपको मिलेगी सॉरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपका होंगे रैंडम मोशन में। और इनका जो स्पीड होता है हमने कल ही बात की थी, इसका ऑर्डर कितना हो जाता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि इनके पास स्पीड आती कहाँ से। ठीक है, ये जो हमने लिखा हुआ है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड आती है ये स्पीड आती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अराउंड 27-30, तो ये सफिशिएंट है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 3/2 kBT। इस फॉर्मूला को हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े थे थर्मल कंडक्टिविटी जो चैप्टर है क्लास 11 में, वहाँ पर। यहाँ पर KB आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है। इसके अलावा ये जब लार्ज इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन शो करते हैं तो रैंडम मोशन जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है। देन एक और चीज़, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में हमेशा होता रहता है कोलिजन। और कोलिजन भी जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है। देन मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जा रहा है टुवर्ड्स राइट। सो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे बहुत मिलेंगे। सो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो हर कोई जो है रैंडम मोशन आपका यहाँ पर शो करता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा वो आपके पास यहाँ बनता है 0। अब करंट बनने के पीछे रीज़न ये है कि हमने कल ही देखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो कितनी आ जाती है 0। ठीक है। देन अब जैसे ही हम लोग इस आइसोलेटेड कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो यहाँ पर सेटअप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 0। बट जैसे आप करोगे इसे कनेक्ट विद द बैटरी तो इस कंडक्टर में से अब जो है इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेंगे, जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे मिलेगा करंट। ठीक है। इसीलिए हमने कल डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। सो आइसोलेटेड कंडक्टर को अब हमने लगा दिया है एक बैटरी, और कंडक्टर का हम लोग लेंथ मेंशन करते L, एरिया मेंशन करते हैं A। इसके अलावा अब यहाँ पर ये हो गया बैट पॉजिटिव
नेगेटिव। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका हमेशा जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में। सो ये आपके पास में यहाँ पर आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे एक इलेक्ट्रॉन जो कि शुरुआत में इस तरीके से जा रहा था, ठीक है। एज वी नो कि मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है, तो रैंडम मोशन वो शो कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है सॉरी। और हम लोग जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल्स टू वो आता है Q इंटू E। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो चार्ज जब इलेक्ट्रॉन है सो माइनस, और आपके पास में ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो हम लोग इस स्टेप्स लिखते हैं, तो यहाँ से क्लियर आप देख सकते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है टूवर्ड्स राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा वो कहाँ पर आएगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते ही जो फोर्स इस पर आया वो आ गया टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम से लेफ्ट टर्न हो जाएगा, इसके पास भी थोड़ा बहुत मोमेंटम है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पाथ बन जाता है वो बन जाता है हल्का सा पैराबोलिक, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्टेड लेंथ, कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना ड्रिफ्ट किया, ठीक है। पहुंचना से यहाँ चाहिए था बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ पहुंचा, तो इस लेंथ को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ड्रिफ्टेड लेंथ। एक और चीज़ जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पर कि जो ब्लू पार्ट है वो आपको फोर्स इंडिकेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टूवर्ड्स राइट है तो फोर्स जो आ जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फॉर्मूला हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं वो बनता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, ठीक है। अगर नॉर्मल आप लिखते हैं तो E इज इक्वल्स टू आप V अपॉन L भी लिख सकते। एक और चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलती है ये यूनिफॉर्म मिलती है, ठीक है, कांस्टेंट मिलती है। इसके बाद फोर्स का हमने जस्ट ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E होता है। चार्ज हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू कैपिटल E। स्मॉल e बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक्सेलरेशन जो है इसका जनरल फॉर्मूला बनता है फोर्स बाय मास, तो फोर्स आ रहा है E कैपिटल E और मास है m। सो बेसिकली मास यहाँ पर जो आ रहा है m, ये आ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, ठीक है। सो हमने लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक। तो इलेक्ट्रॉन विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, ठीक है। देन अब हम लोग के पास में ध्यान से अगर देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये आ रहा है E कैपिटल E बाय m, ठीक है। सो यहाँ से E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर ही कहा कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कैसा है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों कैसा है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस तभी वैलिड होती है जब आपके पास में A का वैल्यू कांस्टेंट आता हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होता हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। सो वेलोसिटी मुझे चाहिए फाइनल, इनिशियल में जानता हूँ U है, एक्सेलरेशन A
और टाइम हम लोग के पास में जो आ गया टी आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबका रैंडम मोशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एवरेज फाइंड करेंगे। और हमने कहा था कल कि एवरेज के लिए हम लोग इस टाइप से सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो तो कांस्टेंट है, टाइम का हम लोग यहाँ पर एवरेज वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब तो ये आपके पास बन गया फाइनल, ये आ गया इनिशियल, एक्सेलरेशन तो आपके पास कांस्टेंट है, टाइम आपके पास टी आ गया, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी आपके पास, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके रेस्ट पर थे, क्योंकि जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, ठीक है, इसलिए मैंने यू आई 0 लिया हुआ है। एक्सेलरेशन ई, कैपिटल ई अपॉन एम, और जो टाइम है इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ जो है बेसिकली इससे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये जो आपको फाइनल वेलोसिटी जो मिली है इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऊपर हमने जो एक वर्ड मेंशन किया था ड्रिफ्टेड लेंथ, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना जो है घसीटा गया, ठीक है। रीज़न ये है कि वो जा तो रहा था सीधा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया इस पर फोर्स, जिस वजह से वो हल्का सा क्या हो गया, पीछे की तरफ ड्रिफ्ट कर गया, ठीक है। अब ऐसा ही होता है सबके साथ, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट करते हुए जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोग सुनते हैं कि जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं करंट जो है वो भागता हुआ जाता है, तो करंट भागता नहीं है, करंट ड्रिफ्ट करता है। रीज़न करंट भी ड्रिफ्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जब एक एंड से दूसरे एंड पर ड्रिफ्ट करते हुए पहुंचते हैं तो उसके अपोजिट एंड या अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक और चीज़ कहा था, वो है टाउ। टाउ इज़ नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है। और ये भी हम लोग जो टाइम लेते हैं वो एवरेज टाइम गैप लेते हैं, ठीक है, दो कोलिजन के बीच में। नाउ अब हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर लिया, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होता है वो हमने चेक कर लिया, इसके अलावा आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है हमने इस पर भी बात कर ली। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो करंट है वो कितना फॉर्म होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़, कैलकुलेशन ऑफ करंट, ठीक है। सो हमने ऊपर में डिफाइन किया था कि कंडक्टर जो है उसका एरिया ए है, कंडक्टर का जो लेंथ है वो हम लोग के पास में एल है, ये एरिया ए, और कंप्लीट लेंथ जो है वो हो गया एल के बराबर, ठीक है। अब हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे एक छोटा सा लेंथ, कंप्लीट एल लेंथ का एक छोटा सा पार्ट, जिसे हम लोग डी एक्स लेंथ कहेंगे, ठीक है। इस डी एक्स लेंथ में से, जो कि काफ़ी छोटा है, एक छोटे से टाइम इंटरवल डी टी के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे, मान लो इधर इस तरीके से, तो हम लोग जानते हैं जिधर जिधर आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तो करंट आपका कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इधर, उसके अपोजिट में कौन गया, करंट चला गया, ठीक है। नाउ अब करंट जो है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते क्या बनता है, डी क्यू अपॉन डी टी, आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक ही चार्ज तो नहीं है, ऐसे n चार्जेस है या n इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए आपके पास पहली चीज़ आएगी n। दूसरी चीज़ n नंबर शो कर रहा है, ठीक है, और हमें तो चाहिए चार्जेस, सो यहाँ पर चार्ज क्या है पास में, इलेक्ट्रॉन, तो एक और वर्ड यहाँ पर क्या आ गया, e। इसके बाद कितने एरिया में से पास कर रहे हैं, ये कंप्लीट ए एरिया में से पास कर रहे हैं, और नेक्स्ट चीज़ की कितने लेंथ में से पास कर रहे हैं, तो वो आपके पास में आ रहा है डी एक्स लेंथ, और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। सो हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो एन होता है ना वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
सो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं वो डायमेंशनली भी आपका सही हो, ठीक है। सो अगर आप इतना चाहो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू dx लेंथ इन dt टाइम इंटरवल, ये हो जाता है n इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है। सो ये है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस कर रहे डी एक्स लेंथ को कितना टाइम में, डी टी टाइम में। इसलिए हम लोगों ने जो क्यू है, ठीक है, डी क्यू, इसके जगह पर जो वैल्यू यूज़ किया है वो कितना यूज़ किया है, एन ए डी एक्स, ठीक है। बट यहाँ पर ये प्योर नंबर था, हमें इसको चार्ज के फॉर्म में लाना है, इसलिए यहाँ पर ई भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो डी एक्स बाय डी टी टर्म है, ये वाली, इसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। रीज़न ये है, ये रेट ऑफ चेंज इन लेंथ है, डी एक्स बाय डी टी। सो ये आप अगर लिखते हैं वेलोसिटी, तो ये ऐसा वैसा वेलोसिटी नहीं होगा, ये हो जाएगा वी डी। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो करंट का फॉर्मूला हम लोग के पास में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू वी ई एन ए। सो इसको याद करने का एक और तरीका है कि आई इज इक्वल्स टू वी ना, वी ई एन एंड ए। तो वी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आपके पास में ए जो है वो एरिया हो चुका है, ठीक है। अगर आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो है सेम ही मिलने वाले, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पहले ऊपर डिफाइन किया था ई टाउ बाय एम, और नीचे हम लोगों ने करंट डिफाइन किया विच इज वी डी ई एन ए। तो वी डी आपका अगेन क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट निकालने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पर मूव करेंगे वो बन जाएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखिए हमने दो चीज़ें अभी तक पढ़ी है। एक तो एक काम करते हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ना इस तरह से नोट करते हैं। रीज़न ये है कि हम लोग ऑलरेडी वोल्टेज के लिए जो है कैपिटल वी यूज़ कर चुके हैं, और कहीं यूज़ किया हमने वी डी, हाँ यहाँ पर, सो दैट कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो वी डी इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई एम साथ में टाउ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा आई इज इक्वल्स टू वी ना, सो वी ई एन और ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन हम लोग करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग के पास में वी डी का वैल्यू है वो कितना आ रहा था, या फिर इक्वेशन 2 से हम लोग वी डी का वैल्यू अगर निकाले कितना बन जाएगा, आई अपॉन ई एन ए, और वी डी का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से क्या बन जाएगा, ई टाउ अपॉन में एन, ठीक है। ये आपके पास में आ गया दो इक्वेशन को यूज़ करने के बाद। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, एम, ठीक है, यहाँ से एम पहुँचे यहाँ पर, सो एम इंटू आई अपॉन में आपके पास में एन तो ऑलरेडी है, ई इंटू ई क्या बन गया, ई स्क्वायर एन ए, और साथ में आपके पास में कितना आ गया, टाउ आ गया। सो ये जो वैल्यू है किसका बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इन दो को इक्वेट किया है, ठीक है, यहाँ से मैंने फाइंड किया है। नाउ अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बनता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो एम आई अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, ई जो है इसके जगह पर आ गया वी अपॉन एल।
अब यहाँ से अगर आप V का वैल्यू निकालते हैं तो V आपके पास कितना बनेगा, M इंटू L अपॉन में N ई स्क्वायर A और टाउ। एक चीज़ जो आपके पास सेपरेटली बच रही है वो क्या बच गया, I। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ओम्स लॉ हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, और अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो कितना मिल रहा है, M L अपॉन N ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है, ये आ गया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी को हम लोग, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, R इज इक्वल टू एम एल एन स्क्वायर टाउ बाय ए। अब इसके हेल्प से हम लोग रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू बनता है रू एल बाई ए, और ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम लोग R डिफाइन करते हैं तो वो कितना बन रहा है, R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में हम लोग के पास में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करने पर हम लोग देख सकते हैं कि जो रो है रेजिस्टिविटी, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा हम लोग के पास में, m अपॉन में हम लोग के पास में आ जाएगा n ई स्क्वायर और टाउ। ठीक है, ये आ गया आपके पास में रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो। रेजिस्टिविटी, ठीक है, और हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी जो है इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, कंडक्टिविटी। सो 1 अपॉन रो कंडक्टिविटी को सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। सो रो आपके पास था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, सो आपके पास में जो सिग्मा बनेगा वो बन जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। ठीक है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, सो जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना रेजिस्टिविटी, तो जैसे आपके पास में एक कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर का अगर मान लीजिए कि लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी बन जाता है वो बन जाता है RA अपॉन L। ठीक है, R यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में रेजिस्टेंस और रो बन जाएगी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और मटेरियल और टेम्परेचर पर, बट जो रेजिस्टिविटी है वो आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर और मटेरियल पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट डाल दे रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। जबकि जो रेजिस्टिविटी है आपके पास में ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर में और टेम्परेचर के ऊपर में। ठीक है, इन दो चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ नोट पॉइंट्स जो हमें काम आएंगे, ये कि जो ऑर्डर ऑफ करंट
डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जो होता है वो होता है अराउंड 1 एम्पियर का। देन ऑर्डर ऑफ करंट इन अवर नर्व्स, ये लगभग बनता है 1 माइक्रो एम्पियर का। जो बिजली बनती है, ऑर्डर ऑफ करंट इन लाइटनिंग, ये बनता है लगभग 10⁴ एम्पियर का। और जो ऑर्डर होता है ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर्स में ये बन जाता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बात किया सबसे पहले कि ड्रिफ्ट आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगता है, एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट है, देन करंट कितना होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ एक और चीज़ जो मुझसे यहाँ छूट गई थी वो ये कि जब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी हमें बताती है बेसिकली कि कैपेसिटी ऑफ मैटर, जो भी मैटर हो या जो भी मटेरियल हो, टू अलाउ करंट। ठीक है, इतना करंट अलाउ कोई मटेरियल कर रहा है, ये आपका कंडक्टिविटी आपका डिफाइन करती है। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही अपोज करती है करंट को, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल इन पर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, देन मोबिलिटी क्या होता है कलर कोड के ऊपर में। ठीक है, ऑल्दो कलर कोड सिलेबस से हट चुका है, बट शॉर्ट में हम लोग एक बार देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभार हो सकता है पूछ ले। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।